आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसी फिल्म का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने रिलीज से पहले ही पूरे देश में काफ़ी हलचल मचा दी है। 27 फरवरी 2026 को रिलीज हुई द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। और हमने कई आर्टिकल्स, रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस डेटा का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाला है ताकि हम समझ सकें कि आखिर इस फिल्म की कहानी या फिर कानूनी दांव-पेंच और जनता बनाम आलोचकों की राय में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है। बिल्कुल, पर इस चर्चा की गहराई में जाने से पहले एक बेहद ज़रूरी बात साफ कर देना मैं सही समझूंगी। हमने जो भी स्रोत सामग्री पढ़ी है ना, उसमें राजनीतिक और धार्मिक रूप से बहुत ही संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। सही कहा। मतलब इसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही तरह के विचार मौजूद हैं और हम यहाँ किसी भी विचारधारा, पक्ष या दावे का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उन आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स में मौजूद तथ्यों को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखना है। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की ये फिल्म इस बार सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। इसका दायरा काफी बड़ा हो गया है। हाँ, इस बार कहानी 3 अलग-अलग राज्यों की युवतियों की है। केरल से सुरेखा, फिर ग्वालियर से नेहा और जोधपुर से दिव्या। और जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उनके मुताबिक फिल्म ये दिखाती है कि कैसे ये लड़कियां सलीम, फैजान और रशीद नाम के मुस्लिम पुरुषों के प्रेम जाल में फंस जाती हैं और फिर उन्हें धर्मांतरण और बेहद क्रूर अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ये कहानी सामने आई वैसे ही बवाल शुरू हो गया। राजनीतिक गलियारों में तो जैसे एक तरह की बहस ही छिड़ गई। हाँ। कुछ राजनेताओं ने इसे सीधे तौर पर नफरत फैलाने वाला प्रोपेगेंडा कह दिया, जबकि दूसरों ने इसे रचनात्मक स्वतंत्रता का नाम देकर इसका बचाव किया। और बात सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी। मामला केरल हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने पहले तो इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी, लेकिन गनीमत ये रही कि रिलीज के ही दिन यानी 27 फरवरी को ये रोक हटा ली गई। और इसी कानूनी ड्रामे के बीच एक और विवाद सुर्खियों में था। पहले भाग के निर्देशक सुदीप्तो सेन का वो बयान जिसके बारे में मीडिया में ऐसा फैलाया गया कि उन्होंने सीक्वल का निर्देशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आधारित फिल्में नहीं बनाते। ये सुनकर तो एक पल को ऐसा लगा था जैसे उन्होंने अपनी ही फ्रेंचाइजी पर सवाल उठा दिए हैं। पर जब मैंने इस बयान की गहराई में जाकर जांच की तो असलियत कुछ और ही निकली। हाँ, सुदीप्तो सेन ने खुद साफ किया है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बात सिर्फ इतनी थी कि पहले भाग के लिए उन्होंने 10 साल तक रिसर्च की थी। और जब इस सीक्वल में राजस्थान और मध्य प्रदेश की कहानियां जोड़ी गईं तो उनके पास उन राज्यों का पर्याप्त डेटा नहीं था, इसलिए वो पीछे हट गए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये फिल्म व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बनी है। खैर, ये सब तो बैकग्राउंड की बातें हो गईं, लेकिन सबसे हैरान करने वाला पहलू तो सिनेमा घरों के बाहर और अंदर का है। जरा सोचिए, एक तरफ कोई आलोचक अपने लैपटॉप पर फिल्म को 1 या 2 स्टार देते हुए टाइप कर रहा है कि ये बहुत लाउड है, एक तरफा है और महज प्रोपेगेंडा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर थिएटर्स के बाहर खड़े दर्शकों की प्रतिक्रियाएं देखें तो नजारा बिल्कुल उलट है। YouTube और सोशल मीडिया पर लोग इसे मस्ट वॉच, इमोशनल और आंखें खोलने वाली फिल्म बता रहे हैं। हालांकि क्रिटिक्स ने भी एक बात पर सहमति जताई है। उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या ओझा के अभिनय की काफी तारीफ हुई है। लेकिन समीक्षकों और जनता के बीच का ये ध्रुवीकरण वाकई चौंकाने वाला है और यही ध्रुवीकरण बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में साफ झलक रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के इंतजार में शुक्रवार को फिल्म देर से रिलीज हुई तो पहले दिन की कमाई सिर्फ 0.75 करोड़ रुपए पर सिमट गई। लेकिन असली कहानी तो शनिवार को शुरू हुई, सीधा 6 गुना उछाल। ये तो बॉक्स ऑफिस के सामान्य ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर ऐसा जंप देखने को नहीं मिलता। शनिवार को फिल्म ने 4.65 करोड़ रुपए कमाए, जिससे 2 दिन का कुल कलेक्शन 5.40 करोड़ पहुंच गया। रात के शोज में दर्शकों की जो भारी भीड़ उमड़ी वो साबित करती है कि क्रिटिक्स की नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद वर्ड ऑफ माउथ कितना हावी हो सकता है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। आज के समय में सिनेमा सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम पास या मनोरंजन नहीं रह गया है। बिल्कुल, ये समाज में गहरी बहस छेड़ने और लोगों को ध्रुवीकृत करने का एक बहुत ही ताकतवर टूल बन चुका है। ये फासला बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है और अंत में एक ऐसा विचार जिस पर शायद हर किसी का ध्यान जाना चाहिए। आर्टिकल्स में जिक्र है कि फिल्म में एक बहुत ही बड़ा दावा किया गया है कि एक योजना के तहत 2047 तक भारत को शरिया कानून वाला राष्ट्र बनाया जा सकता है। ये दावा अपने आप में बहुत गंभीर है। ऐसे में ये सवाल लाजमी हो जाता है कि जब सिनेमा सच्ची घटनाओं के नाम पर भविष्य की
इतनी चरम और डरावनी तस्वीर पेश करता है, तो क्या वो असल में लोगों को जागरूक कर रहा होता है या फिर उनकी आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को ही पूरी तरह से खत्म कर रहा होता है? एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।